हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका एंड वेलकम बैक टू प्री एक्सप्लोर। सो आज की क्लास उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी ना जिन्होंने अभी भी प्रिपरेशन शुरू नहीं करी है, ठीक है, और वो कंफ्यूज हैं कि हम क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कैसे शुरुआत करें ना। तो देखिए ये क्लास आपके लिए ही है, लास्ट तक जरूर बने रहें और फॉर श्योर यहाँ से कुछ तो डायरेक्शन क्लियर होगा ना, फिर भटकना नहीं पड़ेगा आपको। देखिए ये टॉपिक आप देख पा रहे हैं, ये सिर्फ सीडीपी से है, फिर आपका पेपर 1 हो या पेपर 2 सीडीपी के इतने टॉपिक्स आपको करने हैं। इसके बाद हम लैंग्वेज के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक आपको लैंग्वेज में पढ़ने की जरूरत है। पैराग्राफ तो आप प्रैक्टिस से आ जाएगा, बाकी जो सीडीपी लाइक पेडागोजी वाले सेक्शन होते हैं ना, 15 मार्क्स का आता है, तो वो हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने की जरूरत है ना। साथ में आपका ईवीएस का हो गया, साइंस, एसएसटी, मैथ्स, इन सभी टॉपिक्स पे लाइक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो पढ़ने की जरूरत है। देखिए लास्ट टाइम में अभी आपको वही जरूरत है कि आपको कुछ टॉपिक्स मिल जाए। और भाई 2011 से लेकर के 24 तक के पेपर में एनालिसिस के बेसिस पे मैं आपको टॉपिक्स ये बता रही हूँ ना कि भाई ये टॉपिक्स जो आपके पेपर में आए हुए हैं और ये रिपीट होते हैं, ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट जो आपका आने वाला है दिसंबर में उसमें कुछ और पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो थोड़ा सा बिलीव दिखाइए और लास्ट तक जरूर बने रहेंगे, ठीक है। नहीं तो फिर बाद में नहीं बोलेंगे कि आपने क्या बताया, कैसे बताया। तो भाई ये सीडीपी है, आपका पेपर 1 हो या पेपर 2, आपको सिर्फ और सिर्फ इतने टॉपिक्स करने हैं। मैं थोड़ा थोड़ा आपको एक्सप्लेन भी करती जाऊंगी चीजों को। अगर भाई एनसीएफ और एनईपी ऐसे दो टॉपिक्स हैं जो कॉमन होते हैं, यानी कि आपके पांचों सेक्शन में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। और क्लासेस भी मैंने आपको कराई हुई हैं, कंप्लीट क्लासेस, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप प्लेलिस्ट से जाकर के देख सकते हो, ठीक है। और पहले आपको एनसीएफ 2005 और एनईपी 2020 कंप्लीट करनी है। पांचों सेक्शन में कहीं भी आपको इनसे क्वेश्चन मिल सकता है देखने को, ठीक है। उसके बाद प्रियोरिटी पे आपके होने चाहिए ले वाइगोत्स्की, जीन प्याजे, कोलबर्ग, क्योंकि यहाँ से आपके इन दोनों से ही अगर हम देखते हैं ना, इन दोनों से ही अगर हम देखें तो भाई ओवरऑल आपके जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे लगभग मान के चलिए कि 4 से 5 नंबर यहाँ पे कंफर्म हो जाएंगे सिर्फ इन 3 थ्योरी को पढ़ने से, समझ रहे हैं। और इनसे तो लाइक ओवरऑल पूरे पेपर में अगर हम देखते हैं तो 3 नंबर आप कंफर्म मान के चलिए, 3 से 4 ना, ऊपर नीचे एक आध हो सकता है। और यहाँ से आपके 5 से 6 नंबर, ठीक है। हॉवर्ड गार्डनर एकदम कंफर्म है, जिन्हें हम मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी कहते हैं, ठीक है। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है इनकी, कुछ 8 तरह की बुद्धि के बारे में इन्होंने बात करी हुई है, जहां से आपके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। और ये आप चेक कर सकते हो अपने पीवाईक्यूज देख करके ना। अगर आप पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको पता होगा कि यही टॉपिक आपको कहीं ना कहीं घूम फिर के मिल जाते हैं, ठीक है। सो भाई ये चीज हो गया। और यहाँ से आप 1 नंबर कंफर्म मान के चलिए, 1 मार्क्स आपका कंफर्म्ड है। लर्निंग अधिगम, यहाँ से भी आपका 2 नंबर कंफर्म मान के चलेंगे आप, ठीक है। और लर्निंग डिसेबिलिटीज 1 नंबर कंफर्म आता है। अब कौन कौन सी डिसेबिलिटीज होती हैं, तो भाई जैसे कि डिसलेक्सिया हो जाता है, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, बस इन्हीं से क्वेश्चन बन जाएगा, इससे ज्यादा कुछ भी आगे नहीं आएगा। डिस्फेजिया, ऑटिज्म, और लास्ट आपका हो जाता है एडीएचडी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी, ठीक है, एडीएचडी, ठीक है। और एडीएचडी का फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है। फुल फॉर्म होता है हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ठीक है। तो ये डिसेबिलिटीज हैं और यहीं से आपका 1 नंबर पूछ लिया जाता है जो कि कंफर्म्ड रहता है, ठीक है। पेपर 1 या पेपर 2 दोनों की बात कर रही हूँ। सोशलाइजेशन, सामाजिकरण की बात करते हैं तो भाई सामाजिकरण से भी आपका 1 नंबर कंफर्म है, ठीक है। सामाजिकरण से भी आपका 1 नंबर कंफर्म्ड है, 1 मार्क्स यहाँ से पूछा ही जाना है। भाई सामाजिकरण से क्वेश्चन क्या बन जाएगा, हो सकता है आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसके सामाजिकरण का पहला सोर्स क्या होता है ना। और खैर क्वेश्चन इतना इजी नहीं पूछा जाएगा आपसे, क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा वही जाता है, बट ऐसे पूछे इस तरह से पूछा जाएगा ना कि आप कंफ्यूज होगे, और कंफ्यूजन आपकी तभी दूर होगी जब आप इसको प्रॉपर समझ चुके होंगे, ठीक है। तो इसी चैनल पे आपको प्रॉपर सीडीपी की क्लासेस मिल जाएंगी, नोट्स वगैरह सब कुछ, और नोट्स टेलीग्राम से मिलेंगी, तो आप बिल्कुल पढ़ के जाइए प्रॉपर तरीके से, ठीक है, तभी आप इसका आंसर कर पाएंगे। भाई फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव यानी कि रचनात्मक और समेटिव यानी कि योगात्मक मूल्यांकन, ठीक है। और
यहाँ से क्वेश्चन फिर आपका मैथ का सेक्शन हो, यानी कि ओवरऑल पांचों में इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो सीडीपी आप पढ़ोगे तभी वो क्लियर होने वाला है, इसीलिए मैं सीडीपी का पहले आपको पॉइंट्स बता रही हूँ। ठीक है, और यही आपको पहले अच्छे से कंप्लीट भी करनी है, तभी आपके अदर सेक्शन के जो 75 मार्क्स होते हैं ना, जो कि सिर्फ और सिर्फ पेडागोजी से आते हैं, वो क्लियर होगा। ठीक है, तो फॉर्मेटिव और समेटिव, भाई फॉर्मेटिव हमेशा अच्छा होता है, समेटिव कभी भी अच्छा नहीं माना जाता है बच्चों के लिए। जेंडर और सेक्स, तो भाई जेंडर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं ना, कि भाई एक प्रॉपर जेंडर के प्रति एक स्टीरियोटाइपिंग थिंकिंग चली आती है, एक रूढ़िवादी सोच लेकर के लोग चल रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कि गर्ल्स हो गया एक प्रॉपर जेंडर है, बॉयज है वो एक लाइक जेंडर जो वर्ड है ना वो सामाजिक है, वो समाज ने दिए रखा है। ठीक है, लाइक किसी लड़की का किसी गर्ल का क्या लैंग्वेज रहेगा, क्या उसके पहनावा कैसा रहेगा ना, वो काम किस तरह के करेंगी, या फिर बॉयज हो गए ना उनका पहनावा कैसा रहेगा। ठीक है, उनका बिहेवियर समाज में कैसा रहना चाहिए ना, उन्हें घर के अंदर या घर के बाहर काम करना है, ये सारी चीजें किसने डिसाइड करी है, समाज ने डिसाइड कर दी है। ठीक है, अगर इंटरेस्ट भी अलग अलग देखते हैं ना, तो लोग कहते हैं नहीं ऐसे मत करो, नहीं तो फिर लोग क्या कहेंगे, तो वो समाज के पॉइंट ऑफ व्यू से जेंडर को लाइक समाज, जो जेंडर वर्ड है वो समाज निर्धारित करता है। ठीक है, वो सामाजिक है, जबकि जब हम सेक्स की बात करते हैं तो बायोलॉजिकल है। भाई बायोलॉजिकली यानी कि जन्म से ही तो क्लियर होता है ना कि कोई लड़की है या लड़का है या फिर कोई अदर जेंडर है। ठीक है, तो ये चीजें हो जाती हैं। अब ब्रूनर की थ्योरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, क्वेश्चन बनता कैसे है, यहाँ से 1 नंबर आप मान के चल सकते हो। इनको जीन पियाजे से कंपेयर करके पूछ लिया जाता है। ठीक है, जीन पियाजे से कंपेयर करके, यानी कि इनकी थ्योरी दोनों ने ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बात करी हुई है और इनके स्टेजेस से इनको कंपेयर करके पूछ लिया जाता है। ठीक है, जो जीन पियाजे का जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है वो इनके 3rd स्टेज से लाइक मिलता जुलता है और उसी एज ग्रुप के बच्चे होते हैं, तो ये कंपेयर करके पूछ लेते हैं। थ्योरी आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, मेजरमेंट और पोर्टफोलियो की बात करते हैं, तो भाई ये भी बच्चों को एसेस करने की बात आती है, असेसमेंट की बात आती है, तब इन टर्म्स का इस्तेमाल करते हो और यहाँ से भी आपका क्वेश्चन एक बन जाता है। ठीक है, ओवरऑल सिर्फ सीडीपी में ही नहीं, कहीं से भी आपको इन दोनों में से कहीं पे क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, पांचों सेक्शन में। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप 2 से 3 नंबर मान के चलिए। ठीक है, अभी तो रीजन असर्शन वाले क्वेश्चन भी बन रहे हैं, तो वहां से भी आपसे पूछ लिया जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि प्रिंसिपल्स कौन कौन से होते हैं ना, जैसे बच्चे का अगर शुरुआत में बच्चा जब इन्फेंसी हुड में होता है तो वो सामान्य से विशिष्ट की तरफ बढ़ता है, उसका विकास जो है, विकास की दिशाएं कौन कौन सी होती हैं, जैसे सेफेलोकॉर्डल हो गया आपका और प्रॉक्सिमोडिस्टल हो गया। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं, तो ये सब बहुत सारी चीजें हैं। लाइक विकास कैसा होता है बच्चे का, क्या वो स्ट्रेट लाइन में लीनियर होता है या फिर स्पाइरल होता है ना, तो ये सारी बहुत प्रिंसिपल्स हैं जहां से डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाते हैं। नेचर नर्चर, भाई नेचर नर्चर यानी कि हेरिडिटी, अभी आपसे हेरिडिटी और एनवायरमेंट ना पूछ करके क्या पूछता है क्वेश्चन एग्जाम में ना, हेरिडिटी और एनवायरमेंट। ठीक है, ये चीजें पूछेगा। हेरिडिटी मतलब नर्चर की बात कर रहा है, नेचर यानी कि एनवायरमेंट की बात कर रहा है। मोटिवेशन से आप 1 नंबर 2 नंबर कंफर्म 1 2 जो भी बन जाए, बनता ही बनता है। मोटिवेशन क्वेश्चन क्या बनेगा, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन से। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड होते हैं, यानी किसी काम को करने के लिए उनको मोटिवेट करा नहीं जाता है, या फिर वो बाहरी चीजों के लिए मोटिवेटेड नहीं होते, वो सिर्फ और सिर्फ उनकी इच्छा होती है, उनकी खुशी के लिए वो कर रहे होते हैं, तो वो इंट्रिंसिकली मोटिवेशन कहलाएगा। एक्सट्रिंसिक कह सकते हैं आप, यानी कि बाह्य अभिप्रेरणा जिसे बोलेंगे, तो वो हो सकता है कि किसी लालच से कर रहा हो, डर से कर रहा हो, किसी प्राइज के लिए कर रहा हो, मतलब उसकी खुशी नहीं होती है, बस वो बाहरी चीजों के एक लुभावने कह सकते हो ना, कि लाइक उसमें आ करके वो उसको पाने के लिए इस तरीके से चीजें कर रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ओवरऑल यहाँ सारे ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है ना, बट स्टिल पर्टिकुलर टॉपिक की बात करें ना तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना समझना कि भाई डाइवर्जेंट थिंकर कौन होते हैं और कन्वर्जेंट। डाइवर्जेंट अब सारी सोच वाले होते हैं जो कि लाइक बहुत सारे आउट ऑफ द बॉक्स, ये बॉक्स देख पा रहे हो, तो इससे अलग भी इनकी सोच है भाई, इससे बाहर है ये, मतलब इनकी सोच में नवीनता देखने को मिलती है, नोवेलिटी देखने को मिलती है। ऐसा नहीं है कि एक रास्ता दिखा दिया गया तो बस उतना ही सोच पा रहे हैं, उससे बाहर भी निकल के सोच पाते हैं, तो वो डाइवर्जेंट थिंकर्स हो जाते हैं। कन्वर्जेंट वही जो बॉक्स के अंदर तक ही सीमित रह जाते हैं, उसके बाहर नहीं निकल पाते हैं। ठीक है, तो ये बच्चे आपके इंटेलिजेंट माने जाते हैं। ठीक है,
और इंक्लूसिव एजुकेशन यहाँ से बनना ही बनना है, आप 2 नंबर मान के चलिए, ठीक है। और इंक्लूसिव एजुकेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पे होना क्या है, तो यहाँ भाई एक ही छत के नीचे हर तरह के बच्चे को हमें रख करके हर बच्चे को ला करके पढ़ाना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा मेंटली रिटार्डेड है, मतलब एक हद से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इतना होना चाहिए कि हम उसे नॉर्मल बच्चे के साथ रख के पढ़ा सकते हैं, ताकि उसको और थोड़ा सा एक बेहतर एनवायरनमेंट मिले, बेहतर बच्चों के साथ में बैठ करके वो पढ़ाई कर सके, ठीक है, ताकि उसे और अच्छा चीजें बेहतर मिल सके, ठीक है। ये कह सकते हैं आप। और कंस्ट्रक्टिविस्ट यानी कि रचनात्मकता क्या होती है, तो रचनात्मकता वही जो एक ऐसी क्लासरूम जो कि प्रोग्रेसिव क्लासरूम हो, प्रगतिशील कक्षा जिसे हम कहते हैं, ठीक है, प्रोग्रेसिव क्लासरूम, और जहां पे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हो रहा होता है, चाइल्ड सेंटर्ड यानी कि बाल केंद्रित। तो ये ऐसे क्लासरूम को ही हम क्या कहते हैं, रचनावादी क्लासरूम बोलेंगे। और इस तरह से ये क्वेश्चन आपके सीडीपी से बनते हैं ना, समझ पाए होंगे। सो चलिए शुरू करेंगे हिंदी के कुछ टॉपिक्स। इससे पहले हमने सीडीपी के टॉपिक्स पढ़े थे, अभी हमें जानना है हिंदी के टॉपिक्स, ठीक है। और ये जो हिंदी के टॉपिक्स आप देख पा रहे हैं, इनको कंप्लीट करेंगे। इसके बाद आपकी ईवीएस, मैथ्स और इन सभी के टॉपिक भी देखने वाले हैं ना जल्दी जल्दी। तो चलिए शुरू करते हैं भाई। बात करेंगे हम टॉपिक्स की। तो भाई भाषा अर्जन, भाई लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होती है ना। देखिए लैंग्वेज एक्विजिशन बहुत इजीली बच्चा कर लेता है जब उसका जन्म होता है, जन्म होके इस दुनिया में आएगा, ठीक है। और जो भी जिस भी लैंग्वेज के आसपास वो रहता है, उसके आसपास जो भी लैंग्वेज बोली जा रही होती ना, वो इजीली उसको एक्वायर कर लेते हैं, अर्जित कर लेते हैं। यानी कि यहाँ पे एफर्ट 0 रहता है, बच्चा इजीली सीख जाता है। अधिगम लर्निंग उसको करनी पड़ती है। मान लीजिए जब वो स्कूल गया, ठीक है, तब उसको कोई ना कोई अदर लैंग्वेज सीखनी पड़ रही है, ठीक है, पढ़ने के लिए। तो भाई यहाँ पे उसको प्रयत्न करने पड़ेंगे, प्रयास करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये चीजें हो जाती हैं भाषा अधिगम की। त्रिभाषा फॉर्मूला क्या होता है, तो ये भी इस तरीके से है कि भाई 3 भाषाएं होती हैं, जहाँ पे पहला बच्चे का क्षेत्रीय रीजनल लैंग्वेज हो जाती है, सेकंड हिंदी लैंग्वेज रख सकते हो, तीसरी कोई फॉरेन लैंग्वेज हो सकती है, जिसे हम इंग्लिश मान सकते हैं, ठीक है, या फिर ग्लोबल लैंग्वेज कह सकते हो आप, ठीक है। तो इस तरीके से ये 3 लैंग्वेजेस होती हैं जिन्हें हम त्रिभाषा फॉर्मूला कहते हैं। और बहुभाषिकता मल्टीलिंग्विस्टिक क्या होता है, तो भाई बहुभाषिकता को प्रमोट करना ही एक तरीके से जो भी सीटेट है ना, मतलब सीटेट कह लीजिए, एनसीईआरटी कह लीजिए, उनका मानना है कि ऐसा नहीं कि बच्चे को एक लैंग्वेज तक ही आप लिमिट रखेंगे, बच्चों को एक्सपोजर देना है आपको लैंग्वेजेस का, भाषा का, ठीक है। नॉर्म चॉम्स्की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज को लेकर के। खैर यहाँ जितने भी टॉपिक लिखे हैं ना, एक भी ऐसा नहीं है जो नहीं पूछा जाता है, यहीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं। नॉर्म चॉम्स्की इन्होंने 2 कॉन्सेप्ट दिए हैं, कि एलईडी का, दूसरा है यूनिवर्सल ग्रामर का। एलईडी क्या होता है, तो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ठीक है। यानी कि इनका मानना था कि बच्चे में जन्म से ही लैंग्वेजेस को एक्वायर करने की कैपेसिटी होती है, ठीक है। और दूसरा चीज इन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर का है, यानी कि अगर बच्चा कोई लैंग्वेज सीखना चाहता है तो उन सभी का जो प्रोसेस होता है, उन सभी का जो ग्रामेटिकल एक तरीके से कह सकते हैं ना, रूल्स वगैरह होते हैं, वो सब एक जैसे ही होते हैं और वो यूनिवर्सल होता है, ठीक है। उसी हिसाब से बच्चों को प्रयास करने पड़ते हैं। भाषा के कौशल आपको पता है कि 4 होते हैं, जैसे हम शॉर्ट फॉर्म में LSRW कहते हैं, ठीक है। लिसनिंग हो गया, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। और ये चारों जो कौशल होते हैं भाषा के, ये आपस में अंतः संबंधित होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कह सकते कि लाइक क्रम में सीख रहा है बच्चा या फिर कुछ भी है, ये आपस में क्या होते हैं, अंतः संबंधित होते हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट है। और ये भी बता दूं कि ये क्लास भी मैंने आपको यहीं पे कराई हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर के हिंदी पेडागोजी की सिर्फ एक क्लास कराई है, और उसमें कंप्लीट जो 15 नंबर की पेडागोजी आती है वो कंप्लीट कराई है मैंने आपको। पोर्टफोलियो, CCE, अब ये देख पा रहे होंगे आप कि यही चीजें आपने CDB में पढ़ी थी, वही आपको यहाँ पे भी काम आने वाली है, ठीक है। आगमन निगमन विधि आपको पता है क्या होती है, शिक्षण सूत्र क्या होता है, 11 शिक्षण सूत्र होते हैं, और यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं ना। अब ये फुल फॉर्म जो आप देख रहे हैं, लिखे तो इंग्लिश में, हिंदी में ही एज इट इज ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं ना, हिंदी में लिखना होगा भाई। तो इसी को ही बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल कह देते हैं, ठीक है। और इसका ये हो जाएगा, तो ये फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। लैंग्वेज कोई भी हो, इसी तरीके से आपसे ये पूछ लिया जाएगा लैंग्वेज के सेक्शन में, ठीक है। आपका NCF NEP जो आप CDP में पढ़ के आए हैं, वही यहाँ पे काम देने वाला है। वाइगोत्स्की जीन पे आ जाए, वही सेम चीज रिपीट होगा यहाँ पे भी ना। अब ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, पठन के प्रकार, ये स्किमिंग, स्कैनिंग, गहन पठन, व्यापक पठन, ये क्या है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं।
फिर लैंग्वेज 1 हो या लैंग्वेज 2 हो आपकी, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये भी बता दूं कि जो आपका लैंग्वेज 1 या 2 लाइक दोनों लैंग्वेज के लिए सेम प्रोसेस होता है। ऐसा होता है कि जैसे लैंग्वेज 1 आप अटेंड कर रहे हो और पैराग्राफ आपको करना पड़ेगा खुद से, ठीक है। और जो पेडागोजी का सेक्शन होता है वो जैसे कि अभी ऑफलाइन एग्जाम है तो आपके लाइक लैंग्वेज 1 में आपके 2 लैंग्वेज गिवन होते हैं ना, फॉर एग्जांपल हिंदी और इंग्लिश दोनों रहते हैं। तो आप मान लीजिए हिंदी में पढ़ रहे हैं, कुछ वर्ड्स आपको समझ नहीं आ रहे हैं हिंदी में, तो वो आप लैंग्वेज 1 के ही इंग्लिश वाले सेक्शन में जाकर के उस चीज़ को समझ पाएंगे, क्योंकि जो पेडागोजी होती है वो सेम होती है। वो ट्रांसलेट करके इंग्लिश में कर देते हैं, वही ट्रांसलेट करके हिंदी में लिख दिया जाता है। सेम चीज़ लैंग्वेज 2 में भी होती है ना, तो ये भी आपको हेल्प करेगा। और नेक्स्ट चीज़ क्या है आपका निदानात्मक और उपचारात्मक, आपको पता होगा क्या है, अधिगम छंदा, ये सब सीडीबी में पढ़ के आए हुए होते हैं ना। तो चलिए देखिए मैथ्स में क्या करना है ना आपको, पेडागोजी के सेक्शन में पहले तो ये 4 से 5 जो टॉपिक दिए गए ना, जैसे कि वेन हीले का ज्यामिति, अधिगम का सिद्धांत, ये समझ लेना है। प्रॉपर 5 स्टेजेस में इन्होंने डिवाइड किया है इसको। ये थ्योरी भी मैंने कंप्लीट करी हुई है ना, तो अगर आपने नहीं देखा है, नहीं जानते हैं तो बिल्कुल देख लीजिएगा, ठीक है। आंकलन मूल्यांकन, देखिए वही सीडीपी वाला क्वेश्चन जो आपका रिपीट हो रहा है ना, एनसीएफ और एनईपी, सो वही सारी चीजें आपकी 5 सेक्शन में। और ये यहाँ पे लिखना जरूरी इसलिए हो जाता है ना, ताकि आप इसके इंपॉर्टेंस को समझ सके कि हर पोर्शन में आपको ये टॉपिक नजर आएगा, ठीक है। तो इसे बहुत अच्छे से करना है। रूब्रिक्स और सीसीई क्या है ना, और 10 ग्राम टीएलएम। खैर एनसीएफ के बारे में मैं आपको कुछ चीजें भी बता दूंगी जो मतलब कॉमन है और यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस 90% रहते हैं, ठीक है। 10 ग्राम टीएलएम क्या है, इससे रिलेटेड फैक्ट आपके आ जाते हैं। अभी कुछ टॉपिक्स हैं जो पेपर 1 पेपर 2 दोनों में हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। मैं बता दूंगी कितना पेपर 1 में करना है, पेपर 2 में कहाँ से आपका स्टार्ट है। भाई 1 वाला तो आना ही चाहिए, तभी आप 2 में पहुंचोगे, ठीक है। तो भाई फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू पेपर 1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डेसिमल फ्रैक्शन हो गया आपका, ठीक है। डिवीजन, ये सारी चीजें भी आपको अच्छे से आनी ही चाहिए ना, आप ऐड कर लीजिएगा। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, बॉड मॉस जिसे कहते हैं वो भी पता होना चाहिए बहुत अच्छे से, ठीक है। बॉड मॉस का रूल आई होप आपको पता होगा, ठीक है। 2D और 3D शेप्स में आपका लाइक इनका एरिया और पेरीमीटर फाइंड आउट करना आना चाहिए। प्रॉपर फॉर्मूले आपको क्लियर होने चाहिए। हर एक शेप का प्रॉपर्टीज आपको पता होना चाहिए, जैसे कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, क्वाड्रिलेटरल्स में आपके आ जाते हैं, पैरेललोग्राम हो जाता है, काइट हो गया ना। और 3D शेप्स में आ जाएगा आपका क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, स्फेयर लिखा नहीं है मैंने, बट स्फेयर भी आपका 3D में आता है। तो इन सभी के प्रॉपर लाइक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, साइड्स है ना, और हर एक चीज आपको पता होनी चाहिए। और क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन बन जाता है ना। और ट्राइंगल पे आते हैं तो ट्राइंगल से रिलेटेड भी सारे फैक्ट पता होने चाहिए ना, कि ट्राइंगल कितने तरह के होते हैं। ट्राइंगल 6 साइड के होते हैं, 3 साइड के बेसिस पे होते हैं, और 3 जो होते हैं आपके एंगल के बेसिस पे होते हैं। तीनों की लाइक जितने 6 पार्ट्स हैं सभी के प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। और कुछ सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड, ठीक है, से रिलेटेड आपके फैक्ट होते हैं, वो भी आपको ट्राइंगल से रिलेटेड पता होना चाहिए। मीन, मोड, मीडियन, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। डिविजिबिलिटी रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 का हो, 4 का हो, लाइक 5 का है, 10 ये तो इजी होते हैं, ठीक है। 5, 10 मोस्टली 11 का पूछ लेता है ना, 3, 9 या फिर 11 का, ठीक है। इनका बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। 3, 9 और 11 यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स पता होने चाहिए, LHS, RHS। तो ये टॉपिक्स हैं जो आपको क्लियर होने चाहिए, और जितने भी बता रही हूँ इतने अगर आप कर रहे हो तो अच्छा स्कोर कर पाओगे एग्जाम में, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं EVS की, तो देखिए EVS में आपको क्या करना होता है, जो आपकी कंटेंट से अगर हम बात करते हैं ना, जो 15 नंबर का कंटेंट आता है, तो ये पूरा 6 थीम्स पे बेस्ड है। इसकी सीरीज भी मैंने शुरू करी है, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं। 6 थीम्स, जैसे कि फैमिली एंड फ्रेंड्स, शेल्टर, फूड, वाटर, द थिंग्स वी कैन डू, और इस तरह से करके आपके 6 थीम्स होती है ना। और इन्हीं से रिलेटेड आपके फैक्ट जो कि NCERT में 3 से 5 तक पूछे जाते हैं वो आते हैं, ठीक है। साथ में मैप वगैरह हो गया, इनसे रिलेटेड फैक्ट आपके पूछे जाते हैं। ये अगर आप कर रहे हो तो आपके कंटेंट वाले मार्क्स कन्फर्म्ड है ना। और वो जो अगर हम बात करते हैं पेडागोजी सेक्शन की, तो भाई वहां पे आपको क्या करना है, यही सारी चीजें कहीं ना कहीं घुमा के पूछ ली जाती हैं, ठीक है। आकलन, मूल्यांकन, है ना, NCF, NEP, और साथ में और बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपके, जैसे कि EVS को एक इंटीग्रेटेड मैनर में पढ़ाया जाता है। इंटीग्रेटेड मैनर यानी कि क्लास 5th तक बच्चे के पास साइंस की बुक नहीं होती है, SST की बुक नहीं होती है ना, ये सारी चीजें नहीं होती है, वो सिर्फ EVS पढ़ रहा होता है। तो EVS क्या है, अपने आप में इन सभी सब्जेक्ट्स को ले करके चल रहा होता है, ठीक है।
तो इस तरह से ये एक इंटीग्रेटेड मैनर में पढ़ाया जाता है, अदर सब्जेक्ट्स को भी अपने आप में लेकर के चलता है। और ईवीएस पढ़ाने के लिए कभी भी वो मेथड बेहतर नहीं होगा जहाँ पे बच्चा चुपचाप बैठ करके या फिर आप उसे दिखा रहे हो, लाइक बोर्ड्स में दिखा रहे हो। देखिए ईवीएस का मतलब है बच्चे को एक्सप्लोर करने दीजिए, उसे एनवायरनमेंट में छोड़ दीजिए, वो खुद जाकर के एक्सप्लोर करेगा और खुद सीखेगा, ठीक है। वो सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है। तो इस तरह से चीज़ें करने देनी है बच्चों को। भाई जहाँ पे हम साइंस और एसएसटी की बात करते हैं ना, और अगर एसएसटी की बात करेंगे तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ कि आप क्या करें, कैसे करें। तो भाई साइंस और एसएसटी ये भी आप सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं, और इसके लिए आपको बहुत कुछ ऐसा परचेज करने की भी जरूरत नहीं है, बुक्स अवेलेबल हो जाती हैं। तो भाई वो अच्छा ही बात होता है, लाइक अगर आपके पास बुक है प्रॉपर आप लेकर के पढ़ रहे हो तो बेहतर है। अदरवाइज आप जो फोन यूज कर रहे हैं इसी की हेल्प से आप पढ़ सकते हो। एक ऐप है एनसीईआरटी का, ठीक है, जो कि आपको प्रॉपर क्लास 1 से 12 तक की बुक्स प्रोवाइड करा देता है ना। फिर भी आपको 10 तक ही बुक चाहिए, क्योंकि कहता तो ये 6 to 8 ही है, बट पूछ लेता है आपसे क्लास 10 तक का, ठीक है। तो क्लास 10 तक का कवर अप करना है आपको। फिर आप साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस करिए, एसएसटी कर रहे हैं तो एसएसटी करिए। अब दूसरी चीज ये बताती हूँ कि जैसे मान लीजिए कि आप अपने फोन में ही नोट्स बनाना चाहते हो ना, तो जो बुक आप जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, आप एक ऐप आता है एडोब रीडर करके, ठीक है, उसको आप डाउनलोड करिए और उसके थ्रू जब वो पीडीएफ्स को पढ़ते हैं आप, तो उसमें एक हाईलाइटर का ऑप्शन आता है। तो जो जो पॉइंट्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट है, जो आप दोबारा रिवाइज करना चाहो उनको हाईलाइट कर लीजिए और एज इट इज ऐसे ही सेव कर लीजिए। सेव हो जाता है और जब भी आप रिवीजन करें आप उन्हीं हाईलाइटेड पॉइंट्स को पढ़ लीजिए, आपका रिवीजन भी प्रॉपर हो जाएगा। प्रैक्टिस आप प्रीवियस ईयर से कर सकते हो, उसके लिए आप बुक परचेज कर सकते हैं, ठीक है, या फिर सीजेट की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां भी मिल जाएगा। तो ये रहा पूरा क्लास। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर वीडियो हेल्पफुल है, फर्स्ट टाइम है चैनल में, तो जरूर सब्सक्राइब करेंगे, साथ में जुड़ेंगे, आपको काफी बेहतर एक्सपीरियंस मिलेगा, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।